सो हेलो क्लास 11th, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हिस्ट्री की बात की थी, मैंने जिसमें हिस्ट्री के बारे में आपको सिलेबस सारी बता दी थी कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, आपके इस बार के एग्जामिनेशन में आज का ये जो लेक्चर है, ये यहाँ से आपका जो क्लास 11th है वो स्टार्ट होता है। ये ओरिएंटेशन लेक्चर है जिसमें मैं आपको सिलेबस ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको हर एक चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, साथ में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आगे देखते हैं हम क्या है। ठीक है, आगे जैसे मैं आपको बेस्ट बुक्स बताऊंगा कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। ठीक है, साथ में आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दूंगा सारे आपके चैप्टर से कि किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ताकि आपको आगे चल के ये ना लगे कि भाई ये मैं अलग से पढ़ रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ, या फिर अचानक से ये क्या टॉपिक आ गया। आपके कान में मैं डाल देता हूँ कि ये टॉपिक आने वाला है, जिससे आपका ब्रेन रेडी रहेगा वो सारी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, ब्रेन रेडी रहेगा वो चीज़ें सुनने के लिए, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि अचानक से कुछ चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, आपका अप्रोच क्या रहेगा आने वाले एक साल के लिए, ये मैं बात करूँगा यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट रिसोर्स फॉर योर स्टडी में बात करूँगा कि रिसोर्स क्या होने चाहिए, आपके बेस्ट रिसोर्सेज क्या होंगे स्टडी के लिए आपके। ठीक है, उसके बाद एंड में हम बात करेंगे कि नोट्स मेकिंग, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ये मैं बात करूँगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं एक एक डिटेल में बात करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 20-25 मिनट दे दोगे तो आपका जो गैप है, ये जो ट्रांजिशन का फेज़ है क्लास 10 से लेकर 11th के लिए, ये बहुत ही स्मूथली कवर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप बहुत दिक्कत फेस करोगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, और अगर मैं इंपॉर्टेंट एक अपडेट दूं आपको, तो आपको ऐसे डाकू की तरह मुंह बंद करके या फिर कान बंद करके आपको नहीं बैठना है मेरे क्लास में। ठीक है, आपके पास एक पेन पेपर होना चाहिए, आपकी कान खुले होने चाहिए, आपके आँख खुले होने चाहिए, दिमाग तो ज़रूर खुला होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं बैठे रहना आपको। ठीक है, चलो, आपके पास बुक तो आपको पता ही होगी कि कौन सी लगी है। ठीक है, बुक का नाम है यही थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करोगे। ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, हिस्ट्री की बात करूं तो हम हिस्ट्री को दो तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, और दूसरी इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे बड़े बड़े एम्पायर जो पूरे दुनिया पे राज करते थे। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे कॉन्टिनेंट पे, बहुत सारे देशों पे राज किया करते थे, जैसे रोमन एम्पायर हो गया, एक नोमैडिक एम्पायर हो गया, मंगोलियन एम्पायर हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था, दुनिया में मॉडर्नाइजेशन कैसे आया था, दुनिया की जो सबसे अच्छी अच्छी सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो जैसे इंडिया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, तो ऐसे और सारी दुनिया में जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी, उन सब चीज़ों के बारे में आप कहाँ पढ़ते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग आपको लग सकती है क्लास 11th वाली, बट जब आप क्लास 12th में आओगे, ठीक है, जब आप 12th में आओगे तो जो हिस्ट्री पढ़ोगे आप ना, वो पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, और सिर्फ आपको बुक यही फॉलो करनी है। अदरवाइज कोई भी रेफरेंस बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। सिर्फ आपको एक ही बुक होनी चाहिए आपके क्लास 11th के लिए, यही NCERT यही बुक होनी चाहिए, और न्यू NCERT पे होनी चाहिए। ठीक है, न्यू NCERT लेटेस्ट जो एडिशन है NCERT का, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो चलो आपका सिलेबस ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको हर एक चैप्टर से। ठीक है, तो देखो, जहां पे चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहां पे भी एक टाइमलाइन दिया हुआ है। ठीक है, फिर जहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, जहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, फिर वहाँ पे भी टाइमलाइन दिया हुआ है, फिर जहाँ पे और चैप्टर 3 खत्म होगा वहाँ पे भी टाइमलाइन दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान काम है। ठीक है, ये बहुत अच्छा हेल्प करता है आपको कि सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में याद रहें। ठीक है, तो ये अपडेट है, अच्छा अपडेट है ये आपके लिए, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाता रहूँगा। देखो, जो पहला चैप्टर है आपका वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। ठीक है, मेसोपोटामिया के बारे में। ठीक है, अब मेसोपोटामिया क्या था, जैसे जब एंशियंट टाइम में, जब लोग ऐसे बड़े बड़े घर नहीं हुआ करते थे, लोगों के पास अच्छे टेक्नोलॉजीज़ नहीं हुआ करती थी, तो लोग उस टाइम पे सिविलाइजेशन, जो बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, उसमें से एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया। उस टाइम पे पूरे दुनिया में, ठीक है, सिर्फ 4 सिविलाइजेशन हुआ करती थी। पहला कौन सा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम IVC बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा था चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तीसरा था इजिप्शियन सिविलाइजेशन, आपने मम्मीज़ के बारे में सुना होगा ना। ठीक है, यही है। ठीक है, फिर चौथी थी मेसोपोटामिया के बारे में,
मेसोपोटामिया के बारे में, ठीक है। तो ये 4 सिविलाइजेशन हुआ करती थी। तो ये जो 3 थी इनको तो हम इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा फोकस होगा हमारा वो किस पे होगा, मेसोपोटामिया पे होगा, और दोनों के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेंगे खुद को, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 मतलब जो ये IVC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम चैप्टर मतलब क्लास 12 में हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2, मतलब जब ये सिविलाइजेशन थी सब, जब वो अपने पीक पे थी सब ये सिविलाइजेशन, उनके बाद इनका डिक्लाइन आता है, ठीक है। उसके बाद ये सिविलाइजेशन जो थी ये ख़त्म होने लगी, ठीक है। उसके बाद ये डिक्लाइन करके ख़त्म हो गई। उसके बाद एक एम्पायर इमर्ज होकर आता है, उसका नाम क्या होता है, रोमन एम्पायर, ठीक है। रोमन एम्पायर निकल के आता है जो 3 कॉन्टिनेंट पे राज करता है, ठीक है। वो इसका जो रोमन एम्पायर होता है वो 3 कॉन्टिनेंट तक फैला होता है, जैसे यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, ये तीनों कॉन्टिनेंट तक फैला होता है, ठीक है। मतलब अब पूरा एशिया नहीं कवर होता है, बट एशिया का कुछ पार्ट, अफ्रीका का कुछ पार्ट ये कवर होता है, इसलिए हम बोलते हैं एन एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद हम एक और एम्पायर्स पढ़ेंगे जिसका नाम होता है नोमैडिक एम्पायर। इन पे हम मंगोलियन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मंगोलियन एम्पायर के एक बहुत बड़े और बहुत फेमस किंग है जिनका नाम आपने सुना होगा, आई थिंक जंगीज़ खान के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। उनके बारे में आपने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आगे सुन लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बहुत सारे जो किंग्स होंगे उनके बारे में सुनोगे, ठीक है। और जैसे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था एंड रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, ये सारी चीज़ें भी इसी बुक में आपकी कवर होंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में द 3 ऑर्डर्स आपने पढ़ा होगा। 3 ऑर्डर्स थे उस टाइम पे। सोसाइटी क्या थी आपने 11th में पढ़ा था ना, मतलब 9th में आपने पढ़ा था। जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। सबसे ऊपर कौन थे, क्लर्जी हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे। फिर दूसरे में कौन हुआ करते थे, मर्चेंट हुआ करते थे, ठीक है। और तीसरे में कौन हुआ करते थे, तीसरे में पीजेंट हुआ करते थे, यानी जो किसान हुआ करते थे। तो ये 3 ऑर्डर के बनने की कहानी क्या है, ठीक है, ये कैसे बना, इसमें और डिटेल में क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम कब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, मतलब ये सब जो सारी चीज़ें थी, जो समाज में ये सारी चीज़ें फैल गई थी, वो धीरे धीरे कैसे उनका ट्रेडिशन चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम बात करेंगे डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। देखो अब ये जो टाइमलाइन दी हुई है, ठीक है, MYA का मतलब क्या होता है, मिलियन ईयर एगो, ठीक है। 6 मिलियन ईयर एगो से लेके 1 BCE तक, ये सारी बातें जो BCE क्या होती है, BC क्या होती है, CE क्या होता है, AD क्या होता है, ये सारी हम बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 6 की, तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है, जो जैसे देखो आपको पता होगा कि जब यूरोप से लोग निकल के आए, ठीक है, यूरोप से लोग निकल के जब दुनिया में और देश हैं या नहीं खोजने के लिए लोग निकले, तो उसी तरह एक वास्को डी गामा थे जो इंडिया में आए थे, ठीक है। वास्को डी गामा जब इंडिया में आए तो फिर इंडिया से जब सामान लेके गए वहाँ पे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो उनको देख के बहुत सारे लोग आए। फिर ऐसे ऐसे करके ब्रिटिशर्स इंडिया में आने लगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया को उन्होंने गुलामी बना लिया अपना। तो इसी तरह सेम टू सेम जो आज का प्रेजेंट टाइम का अमेरिका है ना, अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है आज का, वहाँ पे भी कुछ लोग यूरोप से घूमने के लिए गए थे, उसको एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उनको वो जगह इतनी अच्छी लगी, वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज थे कि उन्होंने वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल थे, यानी वहाँ के जो लोग नेटिव पीपल थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनको हटा के उनको डिस्प्लेस कर दिया और वहाँ पे अपने ही रहने लगे लोग। यानी जो आज का जो US में लोग रहते हैं, जो वाइट पीपल हैं, वो वहाँ के लोग हैं ही नहीं, वो यूरोप से ही जाके वहाँ पे बसे हैं। बाकी जो वहाँ के एक्चुअल लोग थे, जो अमेरिका के जो नेटिव लोग हैं, वो ब्लैक पीपल ही हैं वहाँ पे, ठीक है। ये सारी जो सच्चाई है ये आपको चैप्टर नंबर 6 में पता चलेगी। चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन, मतलब हमने कैसे कैसे मॉडर्नाइजेशन को अपनाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई, मतलब हम पहले जैसे हाथ से कपड़ा बुनते थे, अब कैसे कैसे धीरे धीरे मशीनों का यूज़ होने लगेगा, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपका सिलेबस का, ताकि आपको पता रहे कि आपको पढ़ना क्या है क्लास 11th में, आपका दिमाग रेडी रहे कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हों, पहले से मैंने डाल दी है, ताकि आपको अगर मैं कुछ पढ़ाऊँगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आप अलग चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ योर अप्रोच, देखो मैं थोड़ा सा एक कुछ और बात कर लेता हूँ। हमारा जो लेक्चर है वो 1 अप्रैल से आ रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल से आ रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल से आने वाला है। तो उसके लिए ये जो मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो 15 अप्रैल तक, 1 अप्रैल बोल रहा हूँ, सॉरी,
15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल से ये लेक्चर आने वाला है, लेक्चर आने वाले हैं। तो 15 अप्रैल तक मैं क्या करूँगा, बेसिक चीज़ें आपको बताता रहूँगा। जैसे इस वीडियो में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर आने वाली वीडियो में मैं ज्योग्राफी के बारे में बताऊँगा, फिर हिस्ट्रीज के बारे में बताऊँगा। ऐसी वीडियो करके मैं आपको ख़त्म करता रहूँगा, ठीक है। और देखो, अगर आपका अप्रोच में बताऊँ तो एक मैं टाइमलाइन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। टाइमलाइन ये क्रिएट की मैंने, ठीक है। आपने अभी तक क्या किया, 10th आपने कवर की। 10th तक की जो पढ़ाई होती है ना, वो जूनियर लेवल की पढ़ाई होती है। मतलब उसका कोई ऐसा एज सच कोई ज़्यादा काम नहीं होता, ठीक है। ना कोई बहुत बड़े लेवल पे काम आती है, ना कुछ उसमें आपको फील होता है। लेकिन अब जब आप 11th में हो, ठीक है, आप अभी कहाँ पे हो, आप अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है। आप इमेजिन करो खुद को, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब क्लास 11th के बाद आपका क्लास 12th आएगा यहाँ पे, उसके बाद CUET का एग्जामिनेशन आएगा। फिर अगर आप CUET में आ गए तो उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस आए, मतलब बहुत सारे एग्जामिनेशन देने होंगे आपकी, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो अब से लेके 5 साल आपके जो होने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। 5 साल में अगर आपने कुछ कर लिया तो बहुत अच्छा है, आपका जो आगे का लाइफ होगा वो सेट होगा। बट अगर आपने नहीं किया तो फिर आप बहुत गड्ढे में गिरने वाले हो, ठीक है। तो क्लास 11th के लिए अगर मैं सिंपल सा अप्रोच बताऊं तो क्लास 11th जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं बात करूं, या फिर किसी भी अदर एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 11th इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन क्लास 12th, ठीक है। अगर आपने क्लास 11th पढ़ ली है अच्छे से, तो आपका जो ग्राफ है ना ये हर एग्जामिनेशन में बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। पहली बात, अगर आपने क्लास 11th से अच्छे से कर ली है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि 11th मैंने अच्छे से पार कर ली। 11th का जो बहुत बड़ा हर्डल होता है वो आपने अगर पार कर लिया तो क्लास 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप। क्लास 12th के बाद CUET में एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप। उसके बाद आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी, तो किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपने 11th को पार कर लिया ना, 11th यहाँ तक अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप, ठीक है। बहुत अच्छा अपने लाइफ में स्कोर करोगे आप। अगर आपने 11th में ऐसा सोच लिया कि भाई अब क्लास 10th में अभी मैंने बोर्ड्स दिया था, अब बोर्ड्स खत्म हो गए तो क्लास 11th को मैं रिलैक्स करता हूँ एंड देन जो क्लास 12th आएगी उसमें हम पढ़ेंगे क्योंकि वो क्लास बोर्ड्स का है, ठीक है। तो अगर ऐसा सोचोगे आप तो आपका जो ग्राफ है ना वो पॉजिटिव में जाने के बजाय धड़म करके नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पहली बात, क्लास 11th में बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, ठीक है। ये रियलिटी है, सच बता रहा हूँ। क्लास 11th में बच्चे फेल होते हैं, क्लास 9th में बच्चे फेल होते हैं, 10th और 12th में कोई बच्चा फेल नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपने 11th को बहुत हल्के में लिया तो आपका ग्राफ लाइफ टाइम डाउन रहेगा, ये मेरी गारंटी है। 11th ही एक ऐसी क्लास है जहाँ पे आपको आके कॉन्फिडेंस होता है लाइफ में, क्योंकि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हो, आपका दिमाग ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो 11th में अगर आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया अच्छा प्रिपरेशन करके, तो लाइफ टाइम आपका जो भी एकेडमिक आपका सेशन होने वाला है, जहाँ तक आप एकेडमिक में पार्टिसिपेट करने वाले हो, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा, तो फिर तो कॉन्फिडेंस के अलावा कोई बात ही नहीं बचती यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बेस्ट रिसोर्सेज की बात करूँगा आपके प्रिपरेशन के लिए, तो पहला रिसोर्स न्यू एनसीईआरटी प्लस मेरे जो क्लास नोट्स होंगे प्लस मेरे जो शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है। देखो, न्यू एनसीईआरटी फ्री है आपके पास, फ्री इन द सेंस आपकी वेबसाइट पे एनसीईआरटी के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। आपको अगर PDF में चाहिए तो आप ले लेना किसी से, भाई बंधु से, ठीक है। क्लास नोट्स मैं एज ऑलवेज फ्री में दूंगा, ठीक है। फ्री में जो क्लास में मैं प्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा वो तो मैं आपको फ्री में दूंगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा ये मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और रही बात ये शॉर्ट नोट्स की, ये मैं लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। ये लॉन्च कब होगा? ये लॉन्च होगा अगस्त में, ठीक है। अगस्त में लॉन्च होगा ये। इसके लिए मैं चार्ज करूँगा। चार्ज क्या करूँगा मैं चार्ज बता देता हूँ पहले, आपका 99 रुपीज़, ठीक है। ये 99 रुपीज़ में मैं आपको दूंगा क्या, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट के नोट्स PDF के फॉर्मेट में, ठीक है, आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। डिलीवर इन द सेंस आपके व्हाट्सएप पे या फिर आप जहाँ क्या नंबर दोगे जिस नंबर पे, वहाँ पे डिलीवर कर दिया जाएगा। अब सुनो, 99 रुपीज़ मैं चार्ज क्यों कर रहा हूँ? 99 रुपीज़ इसलिए मैं चार्ज कर रहा हूँ, ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा
टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मतलब इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं अगस्त तक का टाइम ले रहा हूँ। इनको बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, फिर 2-3 और अदर रिसोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे ताकि मैं बेस्ट जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। फिर उसके बाद मैं ये सारे नोट्स को एक जगह पे नोट डाउन करूँगा, एक कॉपी में नोट डाउन करूँगा, फिर उसको मैं प्रिंट के लिए इन द सेंस टाइपिंग के लिए दूंगा किसी को, वो टाइप करेगा, उसका भी चार्ज करेगा वो, ठीक है। तो ये जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसके लिए 99 रुपीज़ बहुत कम है, ठीक है। 99 रुपीज़ अगस्त में मैं लॉन्च करूँगा, तो आप सितंबर में ले सकते हो, अक्टूबर में ले सकते हो, नवंबर में ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो आप, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे ये ऐसे होंगे कि आप अभी क्लास 11th का मत देखो, 11th के बाद उसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो 11th में आपको दोबारा मुड़ के नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। 11th आपको दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हो, चाहे वो CUET चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवेज़ का हो, चाहे UPSC का हो, आपको 11th 12th की NCERT पढ़नी पड़ती है दोबारा, ठीक है। किसी भी कोचिंग में जाओगे तो आपको सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि बेस तैयार है कि नहीं, और बेस कहाँ से तैयार होता है, NCERT से तैयार होता है, जो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये 3 जो रिसोर्सेज हैं, NCERT, पहली बात जो मेरे लेक्चर होंगे वो NCERT पे बेस्ड होंगे, तो NCERT आपका क्लियर हो जाएगा, प्लस जो मैं डिटेल्ड नोट्स बनाऊंगा क्लास में ये आपके पास होंगे, तो ये हो गया। फिर जो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ही वो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। लास्ट टाइम में आपकी ये जो बल्कि नोट्स होंगे ये आपके काम नहीं आएंगे, ये तो जो क्लास नोट्स मैं पढ़ाऊंगा ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं पढ़ाऊंगा कि ताकि आपको एक एक चीज़ दिमाग में बैठ जाए। अब मान लो कल पेपर है आपका, तो आज आप पूरा बल्कि नोट्स आपको बैठ के पढ़ना तो पड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैं ये शॉर्ट नोट्स दूंगा आपको, ठीक है। चाहे वो शॉर्ट नोट्स आप PDF के फॉर्म में ले लो, फिर PDF से आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। शॉर्ट नोट्स कम से कम 50 से 100 पेज में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये चाहे आप अगस्त में ले लेना, सितंबर में ले लेना, अक्टूबर में लेना, नवंबर में लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 3-4 महीने में जब भी 99 रुपीज़ हो आप ये ले लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मुझे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नोट्स मेकिंग, नोट्स हमारे क्लास में कैसे बनाने हैं, तो नोट्स अभी तक आप जैसे भी बना रहे थे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नोट्स कैसे बनेंगे, ये जो आपको A4 शीट दिख रही है, ठीक है, A4 शीट ही लेनी है आपको, ठीक है। अब वो वाला पेज नहीं लेना है कि ऐसा पेज हो उसमें रूलर किया हो, लाइन की हो, ऐसा पेज नहीं लेना, ब्लैंक शीट लेनी है A4 साइज की, ठीक है। उसमें आपको मार्जिन बनाना है, ठीक है, उसमें ऐसे आपको मार्जिन बनाना है। 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आपको ऐसे मार्जिन बनाने हैं, ठीक है, दोनों साइड, ठीक है। अब मार्जिन क्यों बनाना है मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको मार्जिन इसलिए बनाना है कि जो मैं क्लास में नोट्स आपको बनवाऊंगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, वो आप इस पोर्शन में लिखोगे, ठीक है, इस पोर्शन में लिखोगे आप। आपके नोट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल साफ पाक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि गजर मजर कुछ भी कर दिया हो, ठीक है। और ये जो मार्जिन है इसमें मैं क्या करूँगा, अगर मान लो मैं कोई भी आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, और मुझे लगा कि आपको आने वाले टाइम में इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, इस एग्जामिनेशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा। तो वो आप यहाँ पे नहीं लिखोगे ना, क्योंकि ये 11th के नोट्स हैं, तो वो कहाँ पे लिखोगे, वो आप लिखोगे इस मार्जिन पे, ठीक है, ताकि आपके जो एक्चुअल नोट्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो और जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाएं, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। चलो अब नोट्स की बात हो गई, और अगर मैं कुछ बात करूँ तो अब तो क्या, ये जो क्लास 10 से 11th का जो ट्रांजिशन फेज़ है ये आपने स्मूथली अगर कवर कर लिया तो आने वाले टाइम में आपका जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप हर जगह गिरते ही रहोगे मुंह के बल, ठीक है, दांत बचेंगे नहीं आपके मुंह में, ठीक है। तो ऐसा मत करना, जो ट्रांजिशन का फेज़ है इसको बहुत आराम से, बहुत स्मूथली देखो। पहले 2-3 लेक्चर आपको समझ में नहीं आएंगे तो वीडियो को 1-2 बार ज़रूर रिपीट करके देख लेना, 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा। आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होगा कि गलत कर दिया मैंने ह्यूमैनिटीज़ लेके। ये भी आपको पता चलेगा कि ह्यूमैनिटीज़ बहुत आसान नहीं है, जो आपने सोच के ले लिया ना कि ह्यूमैनिटीज़ आसान है ये कर लूँगा, ये ऐसा होता नहीं है, आपको पता चल जाएगा लेक्चर में जब दूंगा तो, ठीक है। तो ये बहुत आसान से बहुत अच्छे से करना आप, ताकि आप कभी लाइफ में रिग्रेट ना हो आपको, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एज गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।